खुद के पेट के अंदरूनी हिस्से से निकली 10वीं गूंज सुनकर राम खुद हक्का बक्का रह गया। 10वीं गूंज की ध्वनि बाकी 9 गूंजों से बहुत अलग थी। उसकी ध्वनि ओम की ध्वनि जैसी सुनाई देती थी। 10वीं गूंज निकलने के बाद कई पलों तक राम का शरीर उसके असर से कांपता रहा। वो जैसे होश खो बैठा हो वैसे एक पुतले की तरह स्थिर हो गया। उसके कानों में निरंतर 10वीं गूंज बज रही थी। उसे आसपास का शोर भी नहीं सुनाई दे रहा था। उसने ऐसी हालत में नरसिंह की ओर देखा। नरसिंह भी फटी आंखों से उसे देख रहा था। नरसिंह ने कुछ बोलना शुरू किया लेकिन राम को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। राम बस नरसिंह को कंफ्यूज होकर देखे जा रहा था। नरसिंह कनकी को बोल रहा था, इसे घर ले जाओ कनकी, अभी। अचानक राम ने कनकी की आवाज सुनी, आपको क्या हो रहा है, चलो भैया। और राम कुछ रिएक्ट कर पाए उससे पहले ही कनकी उसे खींचकर वहां से लेकर गई। राम और कनकी के जाने के बाद नरसिंह तुरंत राजशेखर हवेली की ओर दौड़ते हुए गया। नरसिंह को राम ने हवेली की ओर दौड़ते हुए देखा तब उसे रियलाइज होने लगा कि अब हरी, नीले तालाब और 10वीं गूंज, इन सब का रहस्य पूरे राजशेखर परिवार को पता चल जाएगा। क्या कर दिया था उसने? जोश में आकर होश खो बैठा था। पल्लवी ने कहा था ना कि महान प्रतियोगिता से पहले अपनी पायटी की शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करना है। राम का दिमाग घूमने लगा। अचानक ही 10वीं गूंज निकल गई थी। कनकी अभी भी उसे खींचते हुए घर की ओर जा रही थी। राम से अब ज्यादा चला ना गया। उसे चक्कर आने लगे और दूसरे ही पल वो जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। राम की आंखें बंद हुई। उसके पहले उसने कनकी की चीख सुनी, राम भैया, और फिर अंधेरा। राजशेखर हवेली की लॉबी के सन्नाटे को चीरते हुए 2 भारी पैर भागते हुए कहीं जा रहे थे। दादाजी, दादाजी की पुकार पास के कमरे में बैठे भास्कर राजशेखर ने सुनी। वो समय भास्कर राजशेखर के मेडिटेशन का समय था। नौकरों से लेकर घरवालों तक सबको पता था कि उस समय भास्कर राजशेखर को डिस्टर्ब करना कोई गुनाह करने से कम नहीं था। ये जानते हुए भी कौन उसे पुकार रहा था। तभी कमरे के दरवाजे से वो आवाज आई, दादाजी, और फिर अटक गई। भास्कर ने थोड़ा इरिटेट होते हुए आंखें खोली। सामने नरसिंह था। उसकी सांस फूली हुई थी और चेहरा सफेद पड़ गया था। भास्कर राजशेखर खुद इतना अप्रतिम योद्धा था कि दूसरों के सांस लेने के पैटर्न से कई बार वो प्रॉब्लम को पकड़ लेता था। ऊपर से नरसिंह तो उसका ही खून था और उसी के नीचे ट्रेन हुआ पाइट का योद्धा। नरसिंह की शक्ल देख उसकी आंखें बड़ी हो गई। डिसबिलीफ में भास्कर बोल उठा, 10वीं गूंज? नरसिंह ने अपने दादाजी को देखा, खुद को संभाला। वो इतना आवेश में क्यों आ रहा था? खुद भी तो योद्धा था वो। हाँ, राम ने 10वीं गूंज निकाली थी, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि नरसिंह अपने आप पर काबू खो बैठे। उसने सिर्फ दादाजी को देखा और हाँ में सर हिलाया। थोड़ी देर तक दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला और फिर अचानक भास्कर के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने नरसिंह को देखा और अचानक नरसिंह के चेहरे पर भी एक छोटी मुस्कान आ गई। और कोई था वहां? भास्कर ने पूछा। उससे क्या फर्क पड़ता है दादाजी, 10वीं गूंज तो सिर्फ मैंने सुनी, नरसिंह ने कहा। मतलब भरे बाजार में राम ने 10वीं गूंज निकाली लेकिन किसी ने ना सुनी हो? ऐसा कैसे हो सकता था? क्या नरसिंह कोई गलती कर रहा था या फिर इसमें पाइट युद्ध कला की 10वीं गूंज का कोई रहस्य छिपा था? भास्कर को यह सब सुनकर अच्छा लगा। अब जाओ, और हाँ, ये बात और किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, भास्कर ने स्ट्रिक्ट होकर कहा। कृष्णन को भी नहीं। इतना कहकर अपने हाथ के इशारे से भास्कर ने नरसिंह को जाने को कहा। नरसिंह चला गया। भास्कर की आंखों में खुशी थी। वो जानता था कि नरसिंह भी खुश था। पर नरसिंह तो राम से नफरत करता था। तो क्या वो राम की कामयाबी पर खुश था या फिर उस मुस्कान का कोई और कारण था? कहीं ये 10वीं गूंज राम के लिए घातक तो नहीं रहेगी ना? राजशेखर हवेली की राजनीति के रहस्य को सिर्फ राजशेखर हवेली में रहने वाले लोग ही समझ पाते थे। राम की आंखों के आगे अभी भी घना अंधेरा था। उसने बस एक आवाज सुनी, राम, राम। ये कृष्णन की आवाज थी। राम को होश आया और उसने आसपास देखा। वहां कृष्णन, कनकी और हेमा थे। वो अपने कमरे में था। अचानक उसे रियलाइज हुआ कि बाजार में क्या हुआ था। वो लपक के पलंग पर बैठा और अचानक हेमा की साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। अम्मा, अम्मा।
ये कह के कोई छोटा बच्चा जैसे अपनी मां के पल्लू को पकड़े रखता है, वैसे राम ने भी पकड़ लिया। कृष्णन और कनकी दोनों को ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिलहाल राम बेहोश कैसे हो गया, कृष्णन को उसकी चिंता सता रही थी। हेमा उसके पास बैठ गई और एक काढ़ा पिलाते हुए बोली, मैं इधर ही हूं, ये पी ले बेटा, तुझे ठीक लगेगा। राम ने चुपचाप काढ़ा तो पी लिया, लेकिन उसके भी दिमाग में कई प्रश्न थे। वो बेहोश क्यों हो गया, और क्या उसने सच में 10वीं गूंज निकाली थी? उसे किसी भी तरह इसका पता लगाना होगा। अप्पा, अम्मा, मैं अभ्यास करने जा रहा हूं, अचानक ही स्फूर्ति से पलंग के बाहर कूदते हुए राम बोला। ये सुन के कनकी, कृष्णन और हेमा तीनों के चेहरे पर चिंता की लहर छा गई। हेमा को तो गुस्सा भी आने लगा। कितने दिनों से वह अपने बेटे को वश में करने के लिए वशकरी सांप का जहर दे रही थी। कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि राम वश में आ रहा है, लेकिन उसके सर से पाए टिके उस प्रतियोगिता का भूत ही नहीं उतरता था। उसके लिए महाभयंकर वशकरी सांप का जहर भी कम पड़ रहा था। सवाल ही नहीं है, हालत देखिए अपनी, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। हेमा जिद कर बैठी। राम के शरीर और दिमाग में अजीब जंग चल रही थी। उसके लिए फिर से अपनी 10वीं गूंज सुनना बहुत ज्यादा जरूरी था। माफ करना अम्मा, मुझे जाना होगा, मैं ठीक हूं अप्पा। यूं कह के राम तूफान की तरह दौड़ते हुए निकल गया। कृष्णन और कनकी उसे देखते रहे। हेमा भड़क गई, आप लोग देख क्या रहे हैं? देख रहे हो ना, उस प्रतियोगिता की वजह से मेरे बच्चे की क्या हालत हो रही है, रोको ना उसे। कृष्णन ने हाथ के इशारे से हेमा को शांत की। हेमा आगे कुछ ना बोल पाई। राम जंगल में अपने व्यायाम स्थल पर पहुंच गया और एक के बाद एक हड्डी चूर मुक्के की करारी गूंजें हवा में गूंजने लगी। राम इतने महीनों से हड्डी चूर मुक्के की प्रैक्टिस कर रहा था, इसीलिए उसकी गूंजें बहुत ही करारी हो गई थी, एक पारंगत योद्धा की तरह। लेकिन फिलहाल उसका दिमाग सिर्फ एक ही चीज पर था, 10वीं गूंज। राम के आसपास पेड़ पौधे तो थे ही, लेकिन एक बड़ी चट्टान भी थी जिस पर चढ़कर वो कई बार पास के पेड़ से फल तोड़ता था। राम उस चट्टान पर अपने हड्डी चूर मुक्कों का हमला करने लगा। जैसे ही नवी गूंज निकली, राम को फिर से ऐसी ही अनुभूति हुई। उसके अंदर एक अजीब शक्ति का संचार हुआ। फिर जैसे उसकी हड्डियां एक एक करके लॉक हो रही हों, उस तरह की आवाजें आने लगी और उसके पेट में महाभयंकर पीड़ा हुई। और फिर सिंह की गर्जन हुई हो वैसी आवाज राम के पेट के अंदरूनी हिस्से से निकली। 10वीं गूंज की मधुर ध्वनि, और राम ने वो महाकाय चट्टान पर अपना हड्डी चूर मुक्का दे मारा। राम खुश हो गया, इतना ज्यादा कि पेड़ की डालियों पर गुलाटी मारते हुए कूदने लगा। उसने सच में 10वीं गूंज निकाल ली थी, और कितनी अद्भुत सुनाई देती थी वो 10वीं गूंज। अचानक ही उसके विचारों को तोड़ा किसी भयानक आवाज ने। राम जमीन पर आ गया और कंफ्यूज होते हुए आसपास देखा। ये कौन सी आवाज थी? ऐसा लग रहा था जैसे दूर कहीं भूकंप आ रहा हो, लेकिन जमीन तो स्थिर थी। राम का ध्यान सामने पड़ी महाकाय चट्टान पर गया, जिस पर उसने अपने हड्डी चूर मुक्के का प्रहार करके 10वीं गूंज निकाली थी। आवाज उस चट्टान से आ रही थी। अचानक राम की आंखों के सामने वो महाकाय चट्टान फटी और चूर चूर होकर मिट्टी में मिलने लगी। तब राम को एहसास हुआ कि 10वीं गूंज का क्या प्रभाव था। राम ने बिना जाने ही चट्टान तोड़ मुक्के की सिद्धि हासिल कर ली थी। अचानक ही पीछे से कृष्णन की शॉक्ड आवाज आई, चट्टान तोड़ मुक्का। राम के होश उड़ गए। कृष्णन वहां कब आया? क्या कृष्णन ने 10वीं गूंज सुनी? वैसे तो सारे गांव ने सुनी थी और नरसिंह ने भी, लेकिन राम को था कि कृष्णन तक कैसे भी करके ये बात ना पहुंचे। कृष्णन आगे आया, चूर चूर हुई चट्टान को देखा और फिर राम को देखा। 7 गूंजों में भी हड्डी चूर मुक्के से तुमने चट्टान तोड़ मुक्के की सिद्धि हासिल की राम? राम कंफ्यूज हो गया। 7 गूंजें? क्या कृष्णन ने ये 10वीं गूंज नहीं सुनी थी? अब्बा, राम कहने गया पर उसे समझ नहीं आया कि वो क्या बोली। कृष्णन राम के पास गया, उसकी पीठ थपथपाई और कहा, मैं कभी नहीं कहता पर आज कहूंगा, शाबाश बेटा। ये कहते हुए कृष्णन ने राम को गले लगा लिया। कृष्णन की आंखों में खुशी के आंसू थे। राम की भी आंखें भर आई। राम को उसकी पायट की तरक्की से ज्यादा सुकून देता था कृष्णन का उसको गले लगाना। ये उसके लिए कोई ट्रॉफी से कम नहीं था।
राम अपने पूरे परिवार से बहुत प्यार करता था, लेकिन सबसे ज्यादा लगाव उसे कृष्णन से था। राम के साथ साथ कृष्णन ने भी बहुत मेहनत की थी उसे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। न जाने कितनी बार अपनी जान जोखिम में डालकर कृष्णन ने राम के लिए जंगल से जड़ी बूटी लाई थी। आज वो सारी मेहनत रंग लाई थी। राम को थोड़ी और राहत भी महसूस हुई। वो मन ही मन बोला, इसका मतलब अप्पा ने 8वीं 9वीं और 10वीं गूंजें नहीं सुनी। चलो अच्छा है। अपना गला ठीक करते हुए राम बोला, अप्पा अब मैं आगे की गूंज निकालने के लिए अभ्यास शुरू करता हूं। कृष्णन बोला, ठीक है बेटा, मैं सिर्फ यही देखने आया था कि तुम ठीक हो या नहीं। तुम्हारी अम्मा को तुम्हारी बहुत चिंता थी जब तुम घर से निकले थे। मैं जाकर उसे बताता हूं तुम्हारी चट्टान तोड़ मुक्के की सिद्धि के बारे में। इतना कहकर कृष्णन वहां से चला गया और राम ने अपना अभ्यास फिर से शुरू किया। उस रात अपना अभ्यास खत्म कर राम घर पर आया तब हेमा जाग रही थी। हेमा की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। बचपन से लेकर आज तक राम ने हेमा को बहुत बार भावुक होते हुए रोते हुए देखा था। जब जब हेमा की आंखों में आंसू आते थे राम का मन बेचैन हो उठता था, लेकिन आज हेमा की आंखें देख पता नहीं क्यों राम को 3 गुना बेचैनी हुई। वो अपनी मां के पास उसका हाथ पकड़कर बैठ गया। अम्मा, आपने क्या हालत बना रखी है? राम खुद ज्यादा बेचैन होते हुए बोलने लगा। हेमा ने राम की ओर देखा। वशकरी सांप के जहर का असर धीरे धीरे राम की आंखों में दिख रहा था। हेमा को लगा कि यही मौका है गर्म लोहे पर वार करने का। मैंने आज एक निश्चय किया है राम, हेमा ने रोते हुए कहा। सुनेगा? राम ने व्याकुल होते हुए कहा, हाँ मां, आपकी हर बात सुनूंगा। राम ये बोला तो सही, लेकिन उसको खुद अजीब लगा कि उसने ऐसा क्यों बोला। मैंने निश्चय किया है कि अगर तूने उस पायट की पारिवारिक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। राम को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी छाती में हाथ डाल के उसका धड़कता दिल निकाल लिया हो। हेमा एकटक देखती रही राम को कि अब वो क्या बोलेगा। क्या जहर का असर हो रहा है? राम के मन में भावनाओं का अजीब युद्ध छिड़ गया। उसे लगा जैसे उसके 2 हिस्से हो रहे हों। एक हिस्सा चीख चीख कर कह रहा था कि अपनी मां की जान बचाने उसकी इच्छा का पालन किया जाए, वो हेमा को सांत्वना दे कि वो नहीं लेगा प्रतियोगिता में हिस्सा, लेकिन दूसरा हिस्सा कह रहा था कि उसे मां की भावनाओं को किनारे कर उसके पिता के बारे में सोचना चाहिए, उनकी खोई हुई इज्जत और राजशेखर हवेली में उनका स्थान वापस दिलाने के लिए प्रतियोगिता जीतनी चाहिए जो अब 1 महीने के अंदर शुरू होने वाली थी। और यही तो उसकी जिंदगी का उद्देश्य था। हेमा ने फोर्स किया, मुझे वचन दो राम कि तुम प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लोगे। यूं कहकर हेमा ने अपनी हथेली आगे की। राम ने अपनी मां को देखा और न जाने क्यों अपनी मां पर बहुत प्यार आया। कितना सहन किया था हेमा ने इस प्रतियोगिता की वजह से, वो राम जानता ही था। उसे अचानक धीरे धीरे रियलाइज हो रहा था कि हेमा क्यों उसे रोकना चाहती थी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए। कहीं हेमा की बात ना सुन के वो गलती तो नहीं कर रहा था? क्या उसे हेमा की बात का मान रखकर वचन दे देना चाहिए? ये सब विचार राम के दिमाग में घूमने लगे। हेमा को राम की आंखें देखकर अब ऐसा लग रहा था कि वशकरी सांप के जहर का फाइनली असर हो रहा है। राम ने अपनी मां के हाथ पर हाथ रखा और बोला, अम्मा आप रोइए मत। मैं वचन देता हूं कि पायट की खूंखार प्रतियोगिता में। क्या राम अपनी मां को वचन देगा? अगर देगा तो क्या होगा अब तक की उसकी और उसके पिता की मेहनत का? क्या कहेगा कृष्ण? राम कैसे अपने पिता की इज्जत वापस लाएगा? कहीं हेमा राजशेखर परिवार की राजनीति में शामिल तो नहीं थी? क्या राम का पायट की दुनिया में सफर यहीं तक का था? जानने के लिए सुनते रहिए शुद्धिपुरम, अ मिस्टीरियस किंगडम, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।